जाइए आप लोग। आज की दुनिया की भागम-भाग, आज हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। शिक्षा विकास सोसाइटी के सभी साथियों ने मिलकर गली गली जाकर लोगों को लेटर द्वारा आमंत्रित किया। लगभग मेरे अनुसार 500 लोगों को दावत दी गई। मेरे द्वारा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल किया गया। उनको पूरे शहर फिरोजाबाद को आमंत्रित किया गया। उसमें मांग की गई उस वीडियो द्वारा कि जितने भी शिक्षित युवा हैं जो शहर फिरोजाबाद में एक नई रोशनी पैदा करना चाहते हैं, उनको इनवाइट किया गया। बशर्ते इतने लोगों में मात्र कुछ लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। जब इतने लोगों में मात्र थोड़े से लोग बैठे हुए हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये मानता भी हूँ कि आप लोगों को कहीं ना कहीं समाज में बदलाव करने की आवश्यकता है। इसलिए आप लोग अपना इतना कीमती समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ ही ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। उसके लिए अगर आप लोग अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पहुँचे हैं और आप लोगों ने समय दिया है, तो आप लोग जो भी बातें यहाँ हुई हैं उन पर गौर फरमाएं। जो मैं कुछ कहना चाहूँगा उस पर भी आप गौर दीजिए। अगर आप यहाँ बैठे हैं, आपने अपना समय खर्च किया है और यहाँ की बातों को आपने ध्यान में नहीं लिया, तो ये समझ लिए कि आपका यहाँ ना व्यर्थ जाए। अगर हमें कोई भी इनवाइट करता है, मान के चलिए हम दावत में जा रहे हैं कहीं, तो दावत में जाने के बाद हम लंगर लुटा दें, दुनिया से मिल लें, जितने भी बाराती हैं सबसे मिल लें। अगर हमने खाना नहीं खाया तो कोई बारात नहीं हुई। ये सच है। जब तक खाना नहीं खाया तो कोई बारात नहीं। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे बोलने के बाद आप सभी लोगों से मैं एक अपील करूँगा, अगर आपको बुरा ना लगे तो यहाँ से जब जाना, जब सभी साथियों के साथ एक फ़ोटो हो जाए। और सोसाइटी का आज दूसरा स्थापना दिवस है। 2020 में 1 जनवरी से शिक्षा विकास सोसाइटी के 4 साथी मिलकर सबसे पहले मेरा नाम भारती लगाया। जो मेरे नाम के आगे सलीम भारती जो मैंने लगाया है, वो मैंने खुद नहीं लगाया, कुछ साथियों ने मुझे मशवरा दिया था। मेरा नाम लगभग 10 सालों से मेरे नाम के आगे ये टाइटल लगा हुआ भारती का। भारती टाइटल लगाने का मेरा एक बहुत बड़ा मकसद है, बहुत ऊंचा मकसद है। मैं चाहे उस मुकाम पर पहुंचूं या ना पहुंचूं, ये अल्लाह की मर्जी है, लेकिन ये लक़ब लगाने का बहुत बड़ा जो मकसद है, अगर मैं मानता हूं, अगर 100 किलोमीटर की दूरी अगर मैं तय करने के लिए घर से निकला हूं और अगर मैं कोशिश करता रहूँगा, 100 किलो नहीं चलूँगा तो 10 किलो तो पहुँच ही जाऊँ। तो 4 साथियों ने मिलकर सबसे पहले जो 4-6 साथी उपस्थित हुए, उन्होंने उस ग्रुप को एक नाम दे दिया भारती ग्रुप। तो भारती ग्रुप जब नाम दिया तो भारती ग्रुप ने एक संकल्प लिया कि हम मलिन और गरीब बस्तियों में जाकर हम ये पता करेंगे कि हमारे समाज में कितने बच्चे शिक्षित हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें देखेंगे, उसके बाद कोई अगला डिसीजन लेंगे। तो हमने घर घर जाकर हमारे सभी साथियों ने पसीना बहाकर सर्वे किया और ये सर्वे में पाया कि 95% गरीब और मलिन बस्तियों के बच्चे, 95% स्कूल नहीं जाते। जब ये देखा, सोचने के बाद एक डिसीजन लिया कि इन सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। तो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जिसका नाम शिक्षा विकास सोसाइटी रखा। उस प्लेटफॉर्म का नाम है शिक्षा विकास सोसाइटी, जिसका नारा है कि शिक्षा को बढ़ाना है और मानव को जगाना है। बोलने के लिए आज मैंने काफ़ी तैयारियां की थी, लेकिन आज मुझे यहाँ आकर और लोगों को जो मैंने मौका दिया, लोगों ने मुझे और मैंने लोगों को जो मौका दिया, उससे मुझे ये मालूम हुआ कि समाज में हमारे काफ़ी लोग जागरूक हैं। जो मैं यहाँ कहना चाहता था वो मेरे अन्य साथियों ने कह दिया। जिन जिन साथियों ने यहाँ आके आपको शिक्षा विकास सोसाइटी के संबंध में कोई भी जानकारी दी है, मैं उनके लिए भी कहूँगा कि आप तालियां बजाएं।
हसन भाई ने एक शेर कहा था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। वो शेर जब तक दुनिया रहेगी वो शेर रहेगा और उस पर लोग काम करेंगे। ऐसे ही हमारे भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति एवं एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का एक शेर है। वो शेर का नाम है कि जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा तब तक हमारे देश में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। उनका ये शेर कहने का एक उद्देश्य है, उनका एक बहुत बड़ा मकसद है। जैसे अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा दिला रहे हैं तो हम एक सोच को खड़ा कर लेते हैं कि अगर हमारा बच्चा पढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो नौकरी करेगा, कहीं ना कहीं वो जॉब करेगा। तो जो सोच हम लेकर चल रहे हैं वो एक नौकर की सोच है। जो सोच हम लेकर चल रहे हैं वो एक नौकर की सोच है। अगर काश हम पढ़ाई के संबंध में अगर मालिक की सोच लेकर चलें तो हर बच्चा कामयाब होगा, हर बच्चा कामयाब होगा। आगे मैं अपनी बात रख रहा हूँ। छोटी सी उम्र में ज़्यादा नहीं पढ़ा, इसलिए मैं कॉपी का सहारा लेना पड़ रहा है। मैं जो भाषण दे रहा हूँ वो शिक्षा के सम्मान में दे रहा हूँ, शिक्षा के सम्मान में। साथियों, शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में एक अमृत की तरह है। अमृत जिसे लोग कहते हैं कि जो अमृत पी लेता है या खा लेता है वो मरता नहीं, हमेशा जीवित रहता है, अमर रहेगा वो। तो ऐसे ही शिक्षा है। अगर हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में अगर शिक्षा नहीं है तो वो कुछ नहीं है, उसका जीवन अंधकार में है। और जो अमृत है दूसरी साइड में शिक्षा है। अगर शिक्षा उसने पाली तो वो तो मर सकता है लेकिन उसके विचार कभी नहीं मरेंगे। शिक्षा का गरीब आदमी के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए अगर एक गरीब व्यक्ति जैसे कि मैं हूँ, अगर एक राशन कार्ड की मुझे आवश्यकता है, मेरे परिवार में मैं सोच रहा हूँ कि एक राशन कार्ड आ जाए तो 4-6 किलो मुझे महीने पे अगर अनाज मिल जाए तो मेरा 2-4 दिन का खर्चा बच जाएगा। अगर उस राशन कार्ड के लिए अगर मैंने आवेदन किया है, ऑनलाइन भी कर दिया अगर आवेदन, और ऑनलाइन करने के बाद अगर वो नहीं बना तो अगर मैं दोबारा उस जगह जाता हूँ दुकान पर तो वो दुकानदार एक ही बात कहता है कि दबरी जाइए। अगर वो दबरी भी पहुँचता है और आवेदन लेके हम आवेदन जमा कर लेता है तो मैं किसी भी सरकारी कर्मचारी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ज़माना जो है वो माहौल में ढलता है। जैसा ज़माना होता है वैसा व्यक्ति होता है। लेकिन ये मत कहिए कि व्यक्ति को ज़माना बनाता है, लोग ज़माने को बनाते हैं। जैसी सोच लोग रखते हैं वैसा ज़माना होता है। अगर वो आवेदन मैंने दे दिया और वो आवेदन मेरा निरस्त हो गया और मैं दोबारा अगर जिस समय में आवेदन करने जाऊंगा तो मेरा एक दिन का रोज़गार मारा जाएगा, जिसकी कीमत आज के समय में 500 रुपये की होती है रोज़गार की कीमत। मैं रोज़गार की ख़त्म करके और आवेदन करने पहुंचाऊं, वो आवेदन अगर निरस्त हो गया तो दोबारा मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि मैं आवेदन करने जाऊं। और किसी के कहने से अगर मेरा आवेदन दोबारा मैंने कर भी दिया तो अधिकारी का एक ही जवाब होगा कि आपका आवेदन निरस्त हो गया क्योंकि आपने 2 बार किया है। आपका आवेदन निरस्त हो गया क्योंकि आपने 2 बार किया है। उसको जानकारी नहीं है। अब आता है भ्रष्टाचार, जो कि हमारे देश में खूब फल फूल रहा है। अगर मुझे राशन कार्ड बनवाना है और किसी से सेटिंग करके मैंने 1000 का नोट दे दिया तो मेरा राशन कार्ड तीसरे दिन आ जाता है। ऐसा हुआ है मेरे सामने और हो भी रहा है। तो शिक्षा, हमारे जीवन में शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। राशन कार्ड जिसकी सरकारी कीमत 2 रुपये की है, राशन कार्ड की सरकारी कीमत बनना 2 रुपये की है। अगर मैं राशन कार्ड बनवाऊं तो उसकी कीमत मात्र 2 रुपये की है।
कोई भी राशन कार्ड अगर किसी के पास है तो पीछे उसकी रेट पड़ी होती है, आप सभी देख सकते हैं जिसके यहाँ राशन कार्ड हो। 2 रुपये की खातिर मैं 1000 रुपये दे रहा हूँ, क्योंकि भ्रष्टाचार फलफूल रहा। और भ्रष्टाचार होने का कारण अशिक्षित होना, हम लोग अशिक्षित हैं। दूसरा देखो, मैं अपने भाषण तो मेरा बहुत बड़ा लेकिन छोटा छोटा कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी बातें मेरे साथियों ने बोल दी, लेकिन मैं बोल तो इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे मुखिया जो बना दिया। पिसता बहुत हूँ मैं बहुत पिसता हूँ, लेकिन मुझे पिसने का मलाल नहीं होता, क्योंकि अगर एक दिन मैं भी मर जाऊँगा और ये शिक्षा विकास सोसाइटी, ये प्लेटफॉर्म जो जिंदा किया है, ये तो हमेशा चलता रहेगा, ये कभी नहीं मरेगा। अगर इससे एक बच्चा पढ़कर भी अगर कामयाब हो गया तो ये समझ लो कि हम सब कामयाब हो गए। वो बच्चा बड़ा होकर यही कहेगा कि शिक्षा विकास सोसाइटी के माध्यम से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, तो मैं वहाँ भी जीवित रहा। वो अपने बच्चों को बताएगा कि बेटा मैं बहुत गरीब था, शिक्षा विकास सोसाइटी के माध्यम से मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ, तो उस बच्चे के कानों में शिक्षा विकास सोसाइटी का संदेश जाएगा, वहाँ भी मैं जीवित रहूँगा। वो भी अपने बच्चों से कहेगा और मैं वहाँ भी जीवित रहूँगा। तो मैं दूसरा भाषण देने जा रहा हूँ रोजगार के संबंध में, छोटा सा कहूँगा, लेकिन आए हो तो ध्यान रखना, गौर देना है इन बातों पे। दूसरा है, इस समय हमारे शहर के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की समस्या है तो वो रोजगार की। अगर रोजगार नहीं है तो इसका भी सबसे बड़ा कारण शिक्षा ही है। यहाँ जितने भी लोग शिक्षित हैं, मैं किसी का अपमान करना नहीं चाहता, जो अशिक्षित है मैं उसका अपमान करना नहीं चाहता, लेकिन मैं उसको जानकारी देना चाहता हूँ, उसके कान खड़े करना चाहता हूँ। यहाँ जितने भी लोग शिक्षित हैं वो लोग कहीं ना कहीं अपना रोजगार ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। अभी हसन भाई ने कहा ये इनका कोई कोचिंग सेंटर चलता है, तो ये कोचिंग सेंटर में कुछ करते नहीं है, सिर्फ वहाँ बच्चों को हेडिंग देते हैं, इस बात का रोजगार है इनके पास। मैं भी कभी 10 साल टीचिंग की है, मैं भी टीचर रहा हूँ, मैंने भी रोजगार प्राप्त किया है। शिक्षा विकास सोसाइटी के अंदर 50% टीचर्स हैं, वो अभी सभी लोग कुछ नहीं करते, जो उन्होंने पढ़ा है वो दूसरों को पढ़ा रहे हैं, इस बात का पैसा मिलता है, रोजगार चल रहा है उनका पढ़ाई से। अगर तुम्हारे पास शिक्षा है तो जरूरी नहीं है कि मैं कारखाने का इंतजार करूंगा कि कारखाना खुल जाए मैं जब ही रोजगार पे जाऊंगा। अगर शिक्षा है मेरे पास तो मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़ी शॉप पर, बड़ी दुकानदार पर, या किसी फैक्ट्री में मुंशी बन जाऊँ, मुनीमगिरी कर लूँ, कुछ भी करके रोजगार चला सकता हूँ। अगर वो शिक्षित है तो वो सेलमैनी भी कर सकता है। अगर वो अशिक्षित व्यक्ति चाहे कि मैं सेलमैनी करूँगा, एक दुकान पे मैंने 4 पैकेट दे दिए उधार, वो मैं लिख नहीं पाया, दूसरे दिन मैंने कहा भाई साहब उसके पैसे दे दो, तो कह देगा भाई साहब पैसे 2 पैकेट लिए मैंने, आप 4 के मांग रहे हैं। उस समय वो कुछ नहीं कर सकता, उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी यही कहता लिखित है, और तो मैंने 4 दिए, अगर 8 की लिखित है तो 8 की मानी जाएगी। सच है, बड़ों से सीखा है मैंने, बड़ों ने सिखाया कि लिखा हुआ माना जाता है, बोला हुआ नहीं माना जाता। अच्छा, शिक्षित होने से हमें बहुत सी योजनाओं की जानकारी मिलती है। मान के चलिए सरकार अगर कोई भी योजना निकालती है तो उसका प्रकाशन करती है अखबार द्वारा, टीवी द्वारा। अगर वो अखबार में उसने कोई भी योजना निकाली है गरीब लोगों के लिए, तो वो योजना हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, हमें जानकारी नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है। अगर वो योजना का लाभ अगर हमें मिल सकता है तो कोई हमारा शिक्षित साथी हमसे कहता है तो तुझे मालूम है सरकार ने वो योजना निकाली है, कौन सी, 1000 रुपये महीना आएंगे खाते में। अब वो उसके पीछे पड़ जाता है, भैया मेरा जब काम करवा दे, कैसे मेरा फॉर्म भरवा दे, मेरे 1000 रुपये आते हैं। ठीक है भैया, उसका फॉर्म भर गया, उसने जानकारी दे दी, एक आदमी को तो जानकारी मिल गई क्योंकि उसकी सोबत शिक्षित लोगों में थी, तो उसको जानकारी मिल गई। 99 लोग कहाँ गए, उनको कोई जानकारी नहीं, उनको कोई योजना नहीं मिल रही। लेकिन उन 99 लोगों का फायदा शिक्षित लोग उठा रहे हैं जो बड़े पद पर बैठे हुए हैं। उनने देख लिया आवेदन इतने आ गए हैं, हाँ इस क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। देखो गवर्नमेंट के पास हर व्यक्ति की जानकारी है, आधार कार्ड के माध्यम से ले लो, किसी और कार्ड के माध्यम से ले लो, राशन कार्ड के माध्यम से ले लो। सरकार, मैं ये नहीं कहूँगा कोई सरकार बुरी है, सरकार सभी अच्छी होती है, और सरकार में जो बैठे हैं, हमारा देश जो है वो लोकतंत्र है, एक आदमी किसी भी चीज़ को हड़प नहीं सकता, पूरा सिस्टम मिल करके तो हड़प सकते हैं, एक आदमी नहीं हड़पता, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अगर राष्ट्रपति है उसके ऊपर लोग हैं, उसके ऊपर है जनता। अगर कोई देश में कोई गलत काम हो रहा है तो जनता आवाज उठाती है, तो लोकतंत्र है, जनता की मानी जाती है। जनता सबसे बड़ी ताकत है हमारे देश में। आपका एक वोट,
आपके एक वोट की कीमत इतनी होती है कि एक वोट से मैं एक मुहावरा देना चाहूँगा, नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़ी शख्सियत है राजस्थान की, उनका चांस था पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री बनने का, नाम नहीं लेना चाहूँगा। जो लोग हैं शिक्षित और अशिक्षित हैं, किसी को जानकारी होगी भी, नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैंने अगर नाम ले लिया तो विपक्ष मुझे निशाने पर ले सकता है। मैं इतनी बड़ी ताकत नहीं हूँ जो उसके सामने आ जाऊँ, ढल जाऊँगा। तो उनका चांस था मुख्यमंत्री बनने का। उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा, तो उनकी बीवी और उनकी बेटी ड्राइवर को लेकर के मंदिर चली गई। तो भगवान से दुआ मांगेंगे हमारे पति जीत जा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वो तीनों वहाँ चले गए, ड्राइवर, उनकी बेटी और उनकी बीवी वहाँ चले गए। उन्होंने वोट नहीं डाला। मालूम पड़ा कि विधायक जी 3 वोट से हार गए। कितना बड़ा साम्राज्य, कितने बड़े राज्य के राजा बनने वाले थे वो, मुख्यमंत्री। राजस्थान क्षेत्रफल में भारत के अंदर सबसे बड़ा राजस्थान है। जनसंख्या में हमारा यूपी आता है, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है। जब उनने परिवार में अपने समीक्षा की, समीक्षा का मतलब होता है कि अगर कोई भी काम बिगड़ाए या बनाए तो उसकी बैठक जो हम आपस में करते हैं कि फलानी गलती हुई है, तो उसकी हम कारण जानने की कोशिश करते हैं, वो गलती क्यों हुई है, उसको कहते हैं समीक्षा। समीक्षा बैठक उन्होंने परिवार में की। तो उनकी बीवी कहती है, सुन रहे हो, मैं वोट देने गई चौक में, मंदिर में गई, भगवान से प्रार्थना करवे कि तुम जीत जाओ। मैं बेटी तुमने कि मैं माँ के साथ गई थी। ड्राइवर साहब मुझे तो मैडम जी ले गई कि मैं माँ चला गया। 3 वोटों से वो हार गए। आज तक वो विधायक नहीं बन पाए। कितना बड़ा उनका जीवन, एक वोट की ताकत कितनी होती है। तीसरा भाषण आपके बच्चों के भविष्य के लिए। देखिए, अगर हम शिक्षित होते और हम शिक्षित नहीं भी हैं, लेकिन अगर हमारी बैठक उठक और हमारे साथी अगर शिक्षित हैं तो हम इसमें बैठ सकते हैं। आज मैं इस मुकाम पर बैठा हूँ, आज इतने बड़े भीड़ में जो आप लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। मैं अपनी बात आपको बताने जा रहा हूँ। अगर मैं उसकी गहराई बयां करूँगा तो मुझे लगता है कि मैं आंसू झलक सकते हैं। मैं ऐसे परिवार से था, जिस समय मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा था उस समय मेरे यहाँ एक छप्पड़ पड़ा हुआ। काफ़ी लोग गवाह होंगे और यहाँ बैठे होंगे। अपने पूरे खानदान, अपने पूरे परिवार में अगर कोई पढ़ा लिखा है तो मैं पहला चिराग हूँ। पूरे खानदान की बात कर रहा हूँ। तो मैं कैसे पढ़ा लिखा, मेरी सोबत बदली। मेरे क्षेत्र के अंदर एक मेरे अपने कोहिनूर रोड पर एक डॉक्टर हुआ करते, डॉक्टर हरिशंकर, तिलक नगर के। मेरे पिताजी को उनके संबंध थे, क्योंकि मेरे दादाजी बीमार रहते थे तो उनकी दवा लेने जाते थे मेरे पिताजी, तो उनके संबंध हो गए। तो मैं एक बार डॉक्टर हरिशंकर की दुकान पर गया अपनी माँ के साथ। मेरी माँ गई दवा लेने माँ गई, उन्होंने दवा दी, आ गई। मेरी माँ को आराम नहीं मिला। दूसरे दिन मेरी माँ आ गई, मैं भी साथ में गया। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई हरिशंकर, डॉक्टर हरिशंकर से मैंने कहा, क्योंकि सब लोग उनसे ये कहते थे हरिशंकर। मैं छोटा इतना था कि ये मुझे जानकारी नहीं थी कि बड़े को अंकल भी कह सकते हैं, किसी को कोई नाम भी ले सकते हैं। मैं उनसे गया, 6 साल की उम्र थी मेरी। मैं उनसे कहने लगा, भाई हरिशंकर तुमने कैसी दवा दी है? मेरी अम्मी को आराम नहीं मिला। इस बात से वो इतने खुश हुए, इतने प्रभावित हुए, उन्होंने मेरी माँ से प्रस्ताव रख दिया कि इस लड़के को मुझे दे दो। मेरी माँ ने मना कर, कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी औलाद कहीं जाए। लेकिन मेरे यहाँ एक रिलेटिव थे, एक भाई लगते थे मेरे रिश्ते में। उन्होंने मेरे परिवार को समझाया कि अगर उन्होंने डिमांड की है तो आप अपने बेटे को दे दो। एक 6 साल की उम्र में मैं डॉक्टर हरिशंकर के यहाँ चला गया, जो कि तिलक नगर में हेम कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में मेरी प्राथमिक शिक्षा पूरी हुई। उनके यहाँ मैं रहा। उन्होंने मुझे घर अपने बेटे जैसा प्यार दिया। आज वो दुनिया में नहीं है। उनकी एक और कहावत थी, देखिए कितना बड़ा सम्मान दिया था उन्होंने मुझे। वो ये कहते थे कि अगर मैं मरूंगा तो मेरी चिता को आग ये सलीम देगा, ये लड़का देगा। लेकिन उनके बच्चों ने, जब वो एक्सपायर हुए, मुझे नहीं बुलाया। मुझे काफ़ी रोना आया था। एक बाप जैसा शख्स जिसने मुझसे कहा था कि तू मेरी तो तू आग देगा मुझे, लेकिन मुझे वो सौभाग्य नसीब नहीं हुआ। उनके बच्चों ने मुझे नहीं बुलाया। लेकिन मैं एक वादा करता था कि अगर मेरे पास सूचना आ जाती तो मैं किसी की नहीं मानता।
उनका पूरे समाज की नहीं की मानता, मैं दुनिया से लड़ जाता, लेकिन मैं उनकी चिता को आग देता। उन्होंने मुझे नया जीवन दिया, उनके कारण मैं पढ़ा लिखा और आज इतने उच्च स्थान पर बैठा हुआ हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ। कोनू रोड पर मेरा क्लिनिक है और मेरे शिक्षित होने के कारण मैंने अपने भाइयों को शिक्षित किया। मेरे सारे भाई आज कामयाब, तो सोबत का असर बहुत बड़ा होता है। एक मेरे अजीज़ दोस्त मेरे रियाजुद्दीन भाई कहते हैं कि सोबत का असर खून के असर को मिटा देता है। ये सच्चाई है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठें, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त हो। अब मेरा आखिरी भाषण जो आपके सामने होगा वो एकता के सम्मान में होगा। देखिए एकता में कितनी बड़ी ताकत होती है कि हम 5 साथी थे, 5 साथियों ने मिलकर 15 साथी किए और 15 साथियों ने मिलकर एक पेड़ लगाया जिसका नाम शिक्षा विकास सोसाइटी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि उस पेड़ के लिए हम रहे ना रहें, वो कहते नहीं है कि जो पेड़ लगाता है उसकी छाया वो नहीं लेती। हमें उसकी छाया ना मिले लेकिन हमारे आने वाले पीढ़ी को तो उसकी छाया मिलेगी। शिक्षा विकास सोसाइटी से जो एकता हमने तैयार की उससे शिक्षा विकास सोसाइटी का जन्म हुआ और शिक्षा विकास सोसाइटी के माध्यम से आज हम काफ़ी लोगों को शिक्षित करने का, काफ़ी बच्चों को प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो एकता अगर हम 15 लोग हैं और हम 15 लोगों ने ये प्रयत्न किया है कि हम 100 बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे। अगर हम 15 लोग मिलकर 100 बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे सकते हैं तो अगर 150 लोग हो जाएं तो बच्चे कितने हो जाएंगे? 1000। अगर हम 150 लोग हो जाएं तो 1000 हो जाएंगे, क्योंकि जब हम 15 लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम 100 लोगों को शिक्षा दे सकते हैं, 100 बच्चों को, तो अगर 150 लोग होंगे तो 1000 बच्चे हो जाएंगे। एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर एक परिवार में 5 भाई हैं और वो 5-6 भाई हैं और वो एक रहते हैं और एक साथ रहते हैं परिवार में, दूसरे पड़ोसी की हिम्मत नहीं है उससे आँख मिला जाए, वो पहले ही जब जाओ 5-6 भैया मारेंगे बहुत, इस बात का ध्यान रखना, वो जैब। दूसरी बात, आप लोगों में से और हम लोगों में से हमने भी किसी न किसी को धमकी दी होगी कि अगर हमारे 5-6 भाई हैं, सुन आँख उठा के मत देख लियो, साला एक मर जाएगा तो क्या हुआ, 5 तो बाकी रह जाएंगे। एकता में ताकत है कि नहीं है? अगर 150 लोग 1000 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अभी दे रहे हूँ, तो अगर 1000 लोग हों तो कितने बच्चे पढ़ेंगे और 1 लाख लोग हों तो कितने बच्चे पढ़ेंगे? तो शिक्षा विकास सोसाइटी का जो उद्देश्य है वो एक छोटा सा उद्देश्य है कि हमें 100 बच्चों को शिक्षित करना है। अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा, आप लोग हमारा सहयोग करेंगे तो हम 100 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख बच्चों को रोजगार दे सकते हैं। और देखिए ये सिस्टम, जो मेरी सोच, जो मेरे विचार हैं वो यहीं तक सीमित नहीं है। मेरे विचार हैं कि अगर हमसे कोई नहीं जुड़ा और हम 15 लोग रहे, देखिए संपर्क में तो 400 लोग हैं। जो लोग कहते हैं कि नहीं आप बेफिक्र रहें, हम हमेशा आपके साथ हैं, 400 लोग ऐसे हैं हमारे साथ जो कि कोई बात आती है तो वो सहयोग करते हैं, लेकिन एकता वो कभी इकट्ठे नहीं हो पाते। जिस दिन वो इकट्ठे हो जाए तो हाईवे जाम हो जाएगा, 400 लोगों की ताकत बहुत हो जाएगी। जिन बच्चों को हम शिक्षा देंगे, अगर हम उनको इस लायक नहीं कर सकते कि MA BA या कोई डिग्री या कोई बड़ा कोर्सेज करा दें, तो उनको हम एक इंटर तक शिक्षा देने के बाद लेकिन उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे। उनको कोई हस्तकला ऐसी सिखाएंगे जिससे कि वो अपना रोजगार प्राप्त कर लें। अगर वो ही 100 बच्चे कामयाब हुए, 100 में से अगर 50 भी रोजगार प्राप्त कर लिया, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ उन 50 बच्चों के बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे वो हमेशा पढ़ेंगे। क्योंकि एक बार व्यक्ति अगर पढ़ जाए तो पढ़ा लिखा व्यक्ति भूखा तो रह सकता है लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएगा। आधी रोटी खा लेगा लेकिन बच्चों, वो नारा भी है कि आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी तो खा लेगा लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाएगा। जब वो अपना बच्चों को पढ़ा रहा था वो भी, उसका बच्चा भी अपने बच्चों को पढ़ाएगा। शिक्षा एक बहुत बड़ी ताकत है। एकता के संबंधों में 4 लाइनों की एक बात और कहना चाहूँगा कि जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं उन्हें सभी ने पढ़ा होगा। कक्षा 2 या 3 की एक हिंदी की किताब में आता है कि किसान के 5 बेटे थे, वो 5 बेटे आपस में लड़ते झगड़ते रहते।
किसान बड़ा परेशान रहता था कि अभी तो मैं जीवित हूँ, मैं इनको समझा देता हूँ, और ये बच्चे आपस में लड़ते हैं। अगर आप 4-5 भाई हो और आपस में अगर आपने फूट डाली है तो ये समझ लीजिए कि इसका फ़ायदा सामने वाला जरूर उठाता है। और आज के ज़माने में तो धाक लगाए बैठे हैं। अगर मान के चलो, हम अपनी भी कह रहे हैं, हम जो 10-12 लोग हैं इनमें भी धाक लगी हुई है। अगर आज मेरी जाकिर भाई से, इमरान सर से कोई भी तू में हो जाए, तीसरा आदमी हमको इनसे मिलेगा, अरे किनके संग में रह रहे यार तुम, ना कोई सम्मान है ना कोई इज्जत है, हमारे साथ आओ, देखो तुम्हें क्या क्या मिलेगा, है धाक लगाना। उस किसान के 5 बेटे थे, वो किसान बड़ा चिंतित था। एक दिन किसान बीमार हो गया, उसने कहा मेरा अंतिम समय चल रहा है, मैं इन बच्चों के बारे में वो बहुत चिंतित था। किसी तरीके से उसके माइंड में एक बात आ गई, उसने 5 बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि एक लकड़ी लेकर आओ, लकड़ी का टुकड़ा। तो वो लकड़ी का टुकड़ा लेकर आए एक, तो उनने 5 लकड़ी के टुकड़े लिए और गट्ठा बना दिया। पहले बेटे को कहा इसको तोड़ दो, दूसरे से कहा इसको तोड़ दो। सबने कोशिश कर ली, लेकिन वो 5 जो लकड़ी थी उनका गट्ठा था वो नहीं टूटा। फिर उन्होंने उसको खोल दिया और एक लकड़ी हाथ में पकड़ा दी और कहा इसको तोड़ दो, उन्हें तुरंत तोड़ दी। उसने कहा इसका मकसद समझे आप कुछ, क्या कि अगर आप इकट्ठे रहोगे तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता, और तुम अगर अलग अलग रहोगे तो कोई भी तोड़ देगा। तो किताब के द्वारा ही बता रहा हूँ, उन्होंने आपस में ये प्रयत्न किया कि हम आज के बाद कभी लड़ेंगे, आपस में एकता बना कर रखेंगे, ठीक है। और कुछ कहूँगी, यही सही है, हैं? तालियां तो हो जाना। देखो हमारे बीच 2-4 साथी जो नए आए हुए, एक हमारे बीच बैठे हुए जो शिक्षा विकास सोसाइटी के पिछली साल जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, पंडित जी जो हमारे बीच आ चुके हैं, मैं उनका सम्मान करूंगा 2 शब्द कहने के बाद, ठीक है। तो मेरे 2 शब्द ये हैं कि शिक्षा विकास सोसाइटी का जो सिस्टम है वो ये सिस्टम है, जीवन में आदमी बहुत कुछ खर्च करता है, बहुत कुछ कर सकता है। अगर शिक्षा विकास सोसाइटी को आप 1 रुपया रोज़ दान कर नहीं कर सकते, कितना 1 रुपया रोज़ दान करना है। और अगर कोई साथी चाहता है कि नहीं हम भी तुम्हारी तरह बगल में खड़े होंगे, नेता बनेंगे और हम भी कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो शिक्षा विकास सोसाइटी का जो संविधान है उसके द्वारा एक 250 रुपये का कलेक्शन लिया जाता है, जो कि गवर्नमेंट की नज़र में होता है। अगर आप हमारे साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं तो एक 250 रुपये की आप रसीद कटा करके शिक्षा विकास सोसाइटी के एक मेंबर, एक सदस्य बन सकते हैं और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकते हैं। कोई फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वो समय है। देखो एक बार को पैसा ना दिया जाए कोई बात नहीं है, लेकिन समय दे दो तो बहुत कुछ हो सकता है। समय इसलिए क्योंकि अगर किसी काम को 4 लोग कर रहे हैं, अगर उस जगह 8 लोग हों तो वो काम बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा माध्यम है कि शिक्षा विकास सोसाइटी का एक सोशल मीडिया पे एक पेज है, शिक्षा विकास सोसाइटी हिंदी में लिखा हुआ, उसके आगे लिखा हुआ भारती ग्रुप। उसे लगभग 800 लोग फॉलो कर रहे हैं, 800 कुछ लोग, ठीक है। तो आप लोग भी उसको फॉलो करें, जिससे कि अगर हमारी कोई भी एक्टिविटी होगी तो वो आप तक पहुंचेगी। अगर हम कोई भी प्रोग्राम या कोई भी नई सूचना आप लोगों को देना चाहेंगे तो वो आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। और जैसे कि ऐसा होता है सभी का ध्यान नहीं रखा जा सकता, जितने लोग बैठे हैं सबका ध्यान नहीं रखा जा सकता। अगर आपका संपर्क हमारे पास है तो हम तो कर सकते हैं, अगर जिसका संपर्क नहीं है उसका फ़ोन नहीं कर सकता। और पेज को लाइक करने का माध्यम और शेयर करने का इसलिए हम आपसे कहेंगे क्योंकि शेयर करने से ये होता है कि मेरे समझाने से आपके बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि देख के ही समझ जाएंगे कि हाँ ये काम अच्छा है, हमें इनका सहयोग करना चाहिए, ठीक है। तो मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करूँगा। और 2 लोग और हैं जो नए आए हैं, उनके सम्मान के बाद आप लोगों को थोड़ा सा पानी पिलाना चाहूँगा और एक फ़ोटो के साथ हम अलविदा हो जाएंगे, ठीक है।